हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। हमारे इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ जिसकी मदद से हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सिर्फ उसी चीज़ को हम रिसोर्स कह सकते हैं। हम हर चीज़ को रिसोर्स नहीं कह सकते। जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है और इन तीनों चीज़ों को भी सेटिस्फाई कर रही है, तभी वो एक रिसोर्स कहलाती है। क्योंकि अगर किसी रिसोर्स को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है या उस रिसोर्स के एक रॉ मटेरियल को हमें एक रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसके लिए एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और वो होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उस रॉ मटेरियल का कुछ यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि वो एक इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर हम किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर किसी रॉ मटेरियल को रिसोर्स बना रहे हैं, तो उसमें जो हमारा इकोनॉमी जा रही है उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिलना चाहिए। अगर मैंने कुछ चीज़ बनाई 100 रुपये की और मैं उसको 20 रुपये में बेच रही हूँ, तो वो मेरे लिए ही नुकसान होगा, तो मेरे लिए एक रिसोर्स का काम नहीं करेगा। और वो एक कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि जैसे मैं कोई सामान बना रही हूँ तो सब उसका यूज़ करें, मतलब कि सब बोले कि हाँ, ये जो सामान तुमने बनाया है वो अच्छा सामान है, हमारी प्रोग्रेस करने में ही हेल्प करेगा। अब यहाँ पे अगला पैराग्राफ है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. अब ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उनको एक रिसोर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो ह्यूमन बीइंग होता है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है और कुछ टेक्नोलॉजी लगाता है और फिर जाके इंस्टीट्यूशंस बनाता है ताकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके। ये डायग्राम बुक में दे भी रखा है कि कैसे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, इसका एक डायग्राम भी दे रखा है इंटरडिपेंडेंट वाला। नेक्स्ट है हमारा, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज are free gift of nature as is assumed by many? They are not. Resources are the function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. अब देखिए कि वो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी अवेलेबल है, क्या हम उसको रिसोर्स करा सकते हैं। और जो रिसोर्सेज है वो नेचर के फ्री गिफ्ट है, एकदम फ्री की मतलब आओ ले लो और काम करो इससे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक चीज़ को रिसोर्स हम ह्यूमन से बनाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ एक रिसोर्स नहीं कहला सकती, क्योंकि जब तक हम ह्यूमन उसको अच्छे से उसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे, उसमें कुछ पैसा नहीं लगाएंगे, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे, हम उस रॉ मटेरियल को एक रिसोर्स नहीं करार दे सकते। इसलिए ह्यूमन खुद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि वही जो है हमारे इन्वायरमेंट में मिलने वाली हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है और फिर जाके वो उसको एक ऐसी चीज़ में बदलता है जो कि हमारे काम आ सके। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर के। अब यहाँ पे
4 रिसोर्सेज को 4 बार ऐसे अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर रखा है। जैसे कि पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वो उत्पन्न हुए उसके आधार पर। अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब उनकी समाप्ता के मतलब समापन के आधार पर जो है रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासीफाई कर रखा है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, उनके स्वामित्व के आधार पर उनको क्लासीफाई कर रखा है रिसोर्सेज को इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के आधार पर जो है रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रखा है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स में। रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे नीचे डायग्राम दे रखा है। एक होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन। नेचुरल में आते हैं हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आ जाता है हमारा कॉन्टीन्यूअस और फ्लो, मतलब जो हमेशा चलता ही रहता है, जैसे कि विंड और वाटर। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हमारे आ जाते हैं नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि फॉरेस्ट, पेड़ पौधे एंड वाइल्ड लाइफ आ जाती है। ह्यूमन और नॉन रिन्यूएबल में आ जाते हैं हमारे रिसाइकेबल और एक नॉन रिसाइकेबल। नेक्स्ट है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज हैं और कैसे कैसे उनको क्लासीफाई कर रखा है। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, उनके उत्पत्ति के आधार पर कि कैसे वो उत्पन्न हुए। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। ये जो है हमारे बायोस्फीयर से ऑब्टेन हुए हैं। इसमें जो इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर लाइफ होती है, मतलब जीवन होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स। ये सारे किस चीज़ कौन से रिसोर्सेज के अंदर आते हैं? ये सारे आते हैं हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। वो सारी थिंग्स जिसके अंदर जीवन नहीं है, जो कि नॉन लिविंग है, वो सारी चीज़ आती है हमारी अबायोटिक रिसोर्सेज में, जैसे कि पत्थर, मेटल्स। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी, उनके समापन के आधार पर कि किस तरह से वो समाप्त हो जाएंगे, उसके आधार पर रिसोर्सेज को 2 टाइप से बांटा गया है, रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife etc. The renewable resource may further be divided into continuous or flow. अब वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यूड होए, बार बार रिप्रोड्यूस होए, मतलब दोबारा उसको दोबारा से ऑब्टेन किया जा सके, दोबारा से उसको निकाला जा सके, उसका यूज़ किया जा सके बार बार, तो वही होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो बार बार जो बनते रहते हैं हमेशा। जैसे कि चाहे वो फिज़िकल से बने, केमिकल से बने या फिर मैकेनिकल प्रोसेसेस से बने, लेकिन बार बार वो बनते रहते हैं, वो बार बार ऑब्टेन होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारी सोलर और विंड एनर्जी, ये हमेशा रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक जाएगा दूसरा आएगा, एक पेड़ कटेगा दूसरा पेड़ हम लगाएंगे और फिर वो उगेगा, ऐसे ही। दिस रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्टीन्यूअस और फ्लो, और ये रिसोर्सेज जो है आगे जाके डिवाइड हो जाता है कॉन्टीन्यूअस में और एक फ्लो में। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज. These resources takes millions of years in their formation. Some of the resources like metals and are recyclable, and some fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिल्कुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उल्टा होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि बार बार न्यू रिप्रोड्यूस होना, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि बार बार वो नहीं बन सकता, बार बार एक नई चीज़ बन के नहीं आ सकती। जैसे इसके अंदर आते हैं हम
इसके अंदर आते हैं हमारे जैसे कि कुछ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। अब मिनरल्स को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक बहुत लंबा पीरियड लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं मिनरल्स बनने के लिए, इसलिए हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज में नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कहते हैं। और जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं जो कि हम बार बार उसको रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको हम बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते। एक बार वो ख़त्म हो गए तो मतलब ख़त्म हो गए। तभी हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा हमें पेट्रोल का यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी पेट्रोल को बचाया जा सके, क्योंकि वो एक बार ख़त्म हो जाएगा तो उसको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उनके स्वामित्व के आधार पर कि किसके पास कितना रिसोर्स है, उसके आधार पर हमने 4 टाइप्स में बांटा है इन रिसोर्सेज को: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज दिस आर ऑल्सो ओन्ड बाय प्राइवेटली और बाय individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses and other properties. Plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some of the examples of the resources ownership by individuals. Make list of resources owned by your household. अब जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इसके नाम से पता चल जाता है इंडिविजुअल मतलब कोई एक ही बंदा है जो एक रिसोर्सेज को ओन कर रहा है। जैसे कि हमारे घर को हम लोग ही जो है ओन करते हैं, और कोई इस पे अपना स्वामित्व नहीं करार सकता, कि बोल नहीं सकता कि ये मेरा घर है तुम लोग जाओ, क्योंकि ये हमारा खुद का प्रॉपर्टी है। वही होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो कि सिर्फ एक बंदा ही जैसे कि ओन करता है, जैसे कि फार्मर्स की लैंड्स जो कि फार्मर ओन करते हैं। और ऐसे इसमें और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि प्लांटेशन, पेस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, वो भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग अपने अपने कुएं बनवाते हैं जो कि वो उनके इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। Community owned resources, there are resources which are accessible to all the members of the community. Village commons, grazing grounds, burial grounds, ponds, etc., public parks, picnic spots, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there. अब community owned resources नाम से समझ जाना चाहिए कि मतलब इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं वो पूरी कम्युनिटी ओन करती है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज को सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर बंदा इंडिविजुअली ओन करता है, और कम्युनिटी रिसोर्सेज को पूरी कम्युनिटी ही मिल के ओन करती है। जैसे कि हमारे पार्क है ना, जैसे कि हमारे पार्क जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आस पड़ोस के बहुत सारी अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ से लोग आते हैं। हम उनको रोक नहीं सकते कि नहीं तुम इस पार्क में नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है। जैसे कि पिकनिक स्पॉट्स, पब्लिक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और जो भी उनको करना होता है, खेलना होता है, कूदना होता है, वो अपना अपना काम करते हैं। हम उनको रोक नहीं सकते कोई भी काम करने से, क्योंकि वो एक कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स. You might have seen road, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forests, wildlife and land within the political boundaries and the oceanic area up to 12 nautical miles, 22.2 km from the coast, termed as the terrestrial water, and the resources therein belong to the nation. नेशनल रिसोर्सेज में वो सारी चीज़ें आती है जो कि एक नेशन से बिलोंग करता है। मतलब एक जो नेशन होता है उसकी बाउंड्री में आई हुई, जो उसकी बाउंड्री है उसकी बाउंड्री के अंदर आई हुई है वो सारी चीज़ें, वो सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। हमारे
इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज भी नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, क्योंकि ये भी हमारे जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज है वो भी एक नेशन की बाउंड्री के अंदर ही तो आते हैं। जिस नेशन की बाउंड्री के अंदर आते हैं उस नेशन वो सारे के सारे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कि रोड, कनाल, रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं और ओन करे जाते हैं प्राइवेटली इंडिविजुअल के द्वारा, लेकिन फिर भी अगर उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज में बोल सकते हैं, लेकिन जब नेशनल रिसोर्सेज की बात आती है तो वो भी उसके अंदर काउंट होते हैं। और अगर देखा जाए, अब हमने अपनी बाउंड्री की तो बात कर ली, लेकिन जो पानी है अब उसको कौन ओन करेगा, इतना सारा जो पानी है हमारी अर्थ पे। तो इसलिए एक अथॉरिटी ने पावर दे रखी है नेशंस को कि अपनी बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर के अंदर का जो पानी का एरिया है वहाँ तक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा international resources. International resources, they are international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical mile of the coastline of a country belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of the international इंस्टीट्यूशंस। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है स्थापित किए गए हैं, उसमें क्या होता है कि एक कंट्री की जो बाउंड्री होती है, एक कंट्री की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स दूर पानी में 200 नॉटिकल माइल्स दूर का जितना भी एरिया होता है कंट्री की बाउंड्री से लेकर एक 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक का जितना भी एरिया होता है वो सारा हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज में काउंट होता है। जैसे कि 12 नॉटिकल माइल्स तक तो एक पर्टिकुलर कंट्री का होता है, लेकिन उसके भी आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का जितना भी पानी का एरिया होता है वो सारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज में उसको डाला जाता है। और कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्री जो है उस रिसोर्सेज पे अपना स्वामित्व नहीं कर सकती। वो जितना भी उसके अंदर जितना भी रिसोर्सेज आएगा 200 नॉटिकल माइल्स तक का, एक कंट्री की कोई भी कंट्री की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जितना भी एरिया उसमें कवर हुआ है, उसमें जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सब पे जो है इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का ही जो है स्वामित्व होगा, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उस पर अपना स्वामित्व करके वहाँ से रिसोर्स नहीं निकाल सकती विदाउट किसी परमिशन के। नेक्स्ट है अब हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे जो रिसोर्सेज को बांटा गया, जैसे कि सबसे 4 टाइप्स में बांटा गया: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन utilized. For example, the Western Ghats of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Potential resources, potential का मतलब ही होता है क्षमता, वो resources जो कि एक हमारे जो है सराउंड में पाए जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाए हैं। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में बहुत बड़ी लंबी हवा चलती है, तो वही वहाँ पे बहुत सारी सोलर एनर्जी है, लेकिन अभी तक हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाए हैं। वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे उसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं हो सकती, यही सारा जो है उसके कारण हो सकते हैं कि क्यों हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे। यही होता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज के मतलब वो रिसोर्सेज जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर जगह पे जो है पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट है अब हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अब वो रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वांटिटी भी पता है, क्वालिटी भी पता है और हम उसका यूज़ भी कर रहे हैं,
उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। और एक रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस चीज़ पे निर्भर करता है? एक तो टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है और एक इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी पे निर्भर करता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उस रिसोर्सेज का और अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, उस रिसोर्सेज को हम और अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे और उसको इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे ताकि ह्यूमन उसको अच्छे से यूज़ कर सके। और अगर उसको इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा, मैंने 100 रुपये की चीज़ बना रही हूँ, मार्केट में वो 20 रुपये की बिक रही है, तो मेरा तो इसमें नुकसान होगा, तो फिर मैं ऐसे रिसोर्सेज को क्यों ही बनाऊँगी। इसलिए नेक्स्ट है अब हमारा स्टॉक होता है हमारा materials in the environment which have the potential to satisfy the human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access. These are include among stocks. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we don't have advanced technical know-how to use it for this purpose. Hence it can be considered as stocks वो resources होते हैं जो कि मतलब जिनके अंदर पोटेंशियल है कि हाँ हमें पता है कि वो हमें मिल जाएंगे, वो हमें आसानी से मिल जाएंगे, वो रॉ मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं वो हमें आसानी से मिल जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज़ करें ताकि वो हमारे यूज़ में आ सके, और कैसे कैसे हमें उसका सारा काम करना है, कैसे उसका सब कुछ जो भी है हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमें पानी जो है एक कंपाउंड से बना है, कौन कौन से एलिमेंट्स है उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें ये पता है कि अगर हम उन दोनों को स्प्लिट कर देते हैं तो जो हाइड्रोजन है उसको हम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पानी जैसे इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को जो है उसको स्प्लिट कर सके इतनी इजी से। तो उन्हीं रिसोर्सेज को हम स्टॉक्स बोलते हैं, जो कि हमें पता है कि कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर पोटेंशियल भी है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन हमारे पास उतनी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज़ में ला सकें, उसको हम स्टॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा रिजर्व्स are the subsets of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use have not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent. Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. रिज़र्व्स भी कुछ स्टॉक्स की तरह ही है, उसमें भी हमें पता है कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है और रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमने उसको जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए रिज़र्व करके रखा है। रिज़र्व से ही नाम समझ आ जाना चाहिए, उसको हमने संरक्षित करके जो है रख रखा है ताकि फ्यूचर जनरेशन के पास भी कुछ रिसोर्सेस हो। अब हमारा जो है ख़त्म हो गया है जितने भी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे का जितना कुछ भी है वो मैं आगे वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय।